आप लोग भी अपना अपना फीडबैक कमेंट कर सकते हैं। साथियों, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत संबंधित है स्किनर महोदय जी से, चॉम्स्की की, वाइगोस्की की, जीन पियाजे जी की। हाल ही में जो अभी पिछले टीटी एग्जाम हुई है उनमें यह प्रश्न आया हुआ है। जी हाँ, भाषा अर्जन क्षमता के सिद्धांत की जब भी बात की जाती है आपके चॉम्स्की महोदय का जिक्र हो ही जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अर्थात भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत जो है आपके किससे संबंधित है, आपके चॉम्स्की से संबंधित हो जाएगा। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती। काफ़ी बार यह स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है कि भाषा सीखने की बच्चों में जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती। किसका कहना है? चॉम्स्की का कहना है। चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी धीरे धीरे वह सीखने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो स्किनर के अनुसार परिभाषा क्या है? स्किनर के अनुसार बताना है कौन सा स्टेटमेंट है स्किनर का। तो स्किनर का जो स्टेटमेंट है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। जी हाँ, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। किसका स्टेटमेंट है? स्किनर का स्टेटमेंट है। वहीं पर पावलोव और स्किनर के अनुसार भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। वहीं चॉम्स्की का कहना है कि बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है और भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होता है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होता है। किसका कहना है? चॉम्स्की का कहना है। जी हाँ, सभी मित्र यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, सिलेक्शन 101% पक्का यहाँ पे करना है। सभी कमेंट कीजिएगा और आने वाली क्लासेज हर एक क्लास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि टारगेट 140 प्लस का यहाँ पे। जी हाँ, आउट ऑफ 150 में से 140 प्लस का टारगेट है। और जब ये बड़ा टारगेट होता है, बड़े जब सपने होते हैं, सिलेक्शन पाने होते हैं, तो मेहनत भी उसी दुगनी तिगुनी करनी पड़ती है। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? वाइगोस्की जी ने, स्किनर ने, जीन पियाजे जी ने, चॉम्स्की ने किया है। सभी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। देखिए साथियों, सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन आपके वाइगोस्की महोदय जी ने किया है। देखिए, जब भी सामाजिक शब्द सुनिएगा एक ही ऑप्शन पे पहले हमें नज़र फरमाना, वह है वाइगोस्की, क्योंकि सामाजिक शब्द से संबंध इनका गहन संबंध है वाइगोस्की जी का। जी हाँ, चौथा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। टेलीग्राम ग्रुप चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, या लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो की। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा अपने टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को। फोर्थ प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण सीखने का उद्देश्य अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना है, भाषा का सृजनशील कल्पनाशील प्रयोग करना है, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना है। ये तीनों जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। लेकिन चौथा जो दिया गया है कि भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, और आप जानते हैं पेडागोजी में कंठस्थ करना शिक्षा शास्त्र में निगेटिव हमेशा माना जाता है। इस कीवर्ड को निगेटिव या नकारात्मक मानिए, और जब नकारात्मक प्रश्न नकारात्मक तब तो नहीं, जब भी नहीं देखिएगा तो हमें निगेटिव ऑप्शन देखना है, निगेटिव ऑप्शन पर निगेटिव शब्द देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पांचवा प्रश्न है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में खालिस्तान सर्वाधिक बल दिया है। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? वह है अनुकरण पर। किस पर बल दिया है? सभी यहाँ पे मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु सभी कमेंट करके बताइए, सभी फीडबैक की करके बताइएगा। हम बात करेंगे, अनुकरण की बात करेंगे। देखिए, स्किनर के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखते हैं, अतः उन्हें बड़ों द्वारा बोली गई भाषा का अधिकाधिक अनुकरण करने का अवसर उनमें क्या है? प्रदान करना चाहिए। आप सभी शिक्षक बंधु हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा संबंधित किससे है? तो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, जब भी सामाजिक शब्द देखेगा वाइगोस्की ऑप्शन पर ही हमें क्लिक करना है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, स्किनर का क्या कहना है? स्किनर का कहना है बच्चे जो है अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं। किसका कहना है? स्किनर का कहना है भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का एक अंग है। किसका कहना है? जीन पियाजे जी का कहना है बच्चों में भाषा अधिगम की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की कहना है। देखिए, जब भी जन्मजात शब्द आए चॉम्स्की पे करना है, अनुकरण का शब्द आए तो हमें किस पर करना है?
इस्नर पर करना है, और जब भी आपके संज्ञानात्मक विकास का जिक्र आए हमें जीन पियाजे जी के ऑप्शंस पर जाना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, सिलेक्शन लेके आने वाला प्रश्न है कि माता ने सभी बच्चे को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? यहाँ पे मीता शब्द दिया गया है। मीता मतलब एक अध्यापिका है। मान लीजिए आपकी नियुक्त होगी, आप ही अध्यापिका हैं और आप अपने बच्चों के एक अनुच्छेद देते हैं जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान आता है, जिसे बच्चों को भरना होता है। तो एक आपके द्वारा जो है किया गया यह कार्य किसका प्रयोग होगा, या आप किसका प्रयोग कर रहे हैं या कर रही हैं? तो आप क्या है, क्लोज परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। क्लोज परीक्षण की बात करेंगे। ठीक है, क्लोज परीक्षण से सभी परिचित होंगे। ठीक है, क्लोज परीक्षण अनुपादक कार्य की एक श्रेणी में आता है। किस प्रकार के? जो क्लोज परीक्षण होता है वह अनुपादक कार्य की श्रेणी में आता है, जैसे सूत्रलेख, अनुवाद आदि ये श्रेणी के परीक्षण होते हैं, जिसे हम क्लोज परीक्षण की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, जो स्क्रीन पर आप लोगों के हैं कि भाषा जन क्षमता किसके साथ संबंधित होती है? तो जब भी भाषा जन क्षमता का जिक्र होता है चॉम्स्की महोदय का नाम आ ही जाता है। जी हाँ, ये शब्द कीवर्ड अपने मन में बैठा लीजिएगा। जब भी भाषा जन क्षमता पूछा जाए चॉम्स्की महोदय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। भाषा जन क्षमता चॉम्स्की के साथ संबंधित है। 9वां प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा आप लोगों का फीडबैक चाहिए। आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है या भ्रामक रूप में? देखिए, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, ये कथन पूर्णतः सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आप जानते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए देवनागरी लिपि में राम लिखते हैं और इसी शब्द में रोमन लिपि में आपका राम ही लिखा जाता है। तो लिपि और भाषा दो भिन्न चीज़ें होती हैं, लेकिन भाषा का मौलिक रूप मौखिक ही होता है। लिपि तो भाषाई ध्वनियों का एक संकेत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? आप शिक्षक बंधु हैं, आपकी नियुक्त होती है, आप अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनते हैं, तो आप ये बताइए प्राइमरी लेवल के आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं, तो इस स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो आपको जिस बिंदु पर सर्वाधिक बल देना वह हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता की बात करेंगे। ठीक है, आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य संरचनाएं, मानक रचनाएं ये कम है। सब सर्वाधिक बल देना हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। क्यों इस पर बल देना है? क्योंकि आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय हिंदी भाषा की मूल अवधारणाओं के सौंदर्य तथा उसका क्षेत्र विशेष से जुड़ाव, अर्थात आंचलिकता का मतलब क्या होता है? उसके क्षेत्र विशेष से जुड़ाव पर बलाघात होना चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर दें। यह हम बात कर रहे हैं बच्चों को शिक्षा प्रद बल साहित्य पढ़ने पे भरपूर अवसर। देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा का शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दिया जाए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, इंटरेस्टेड प्रश्न है और इंटरेस्टेड प्रश्न हमेशा सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं, सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं। देखिए, संश्लेषण विधि में सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वह कौन होता है? पहले वर्ण शब्द वाक्य होता है, वाक्य शब्द वर्ण होता है, शब्द वर्ण वाक्य होता है, या शब्द वाक्य वर्ण होता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में एक सरकारी सीट अपनी पक्की करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, संश्लेषण विधि में सिखाने की जो प्रक्रिया होती है पहले वर्ण शब्द फिर वाक्य होता है। वर्ण मतलब क्या होगा? जैसे मैं काखा गागा लिख रहे हैं, ये हमारे वर्ण हो गए और इसी में मिल के जैसे हम कोई वर्ण शब्द लिख देते हैं। ठीक है, शब्द लिख लेते हैं शिक्षक, तो शिक्षक ही हमारा शब्द क्या हो जाता है? शिक्षक ही हमारा जो शब्द है ये कहला जाता है शब्द, और वाक्य ये जब पूरी लाइन है ये हमारी वाक्य बन जाता है। तो संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया वर्ण शब्द फिर वाक्य होता है। ठीक है,
आई होप समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए साथियों, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि क्या होती है? तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की जो विधि कहलाती है वह खंडान्वय विधि कहलाती है। जब भी गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट की बात की जाए, खंडान्वय विधि की बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसी गद्यांश में सरल एवं क्लिष्ट शब्दों का अन्वय कर सरल शब्दों में तोड़कर अर्थ स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो खंडान्वय विधि का जिक्र अवश्य कर लीजिएगा। हर्बट उपागम के कितने पद हैं? तो हर्ड उपागम किनके नाम से ही प्रसिद्ध है? हर्बट पंचपदी। तो पंचपदी मतलब 5 उपागम के कितने पद हो जाते हैं? तो 5 पद हो जाते हैं। इनके नाम में ही, इनके प्रश्न पर ही उत्तर छिपा होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही कर लेंगे। और आप जानते हैं कि प्रोफेसर हर्बट एक कहाँ के शिक्षा शास्त्री हैं? अमेरिकी शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने दैनिक पाठ योजना के लिए पंचपदी विधि का प्रतिपादन किया। पंचपदी विधि में पहला पद होता है प्रस्तावना एवं उद्देश्य कथन, दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा होता है तुलना, चौथा होता है सामान्यीकरण और पांचवा होता है प्रयोग। 5 आपके ये पद हो जाते हैं। इन 5 पदों को अपने रिवाइंड पे अपने माइंड पर स्टोर कर लीजिएगा, अपने माइंड की मेमोरी पर ठीक है स्टोर कर लेना है। रंगमंच अभिनय जो विधि कहलाती है वह कौन सी विधि कहलाती है? तो जो रंगमंच अभिनय विधि होती है वह हमारी नाटक की विधि कहलाती है। किसकी कहलाती है? नाटक की कहलाती है, क्योंकि अभिनय विधि द्वारा जो किया जाता है रंगमंच में प्रदर्शन होता है और ये एक मूल्यवान शिक्षण उपकरण होता है जो छात्रों की सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित करता है। किसकी बात करेंगे? सभी लोग बताइए। नाटक की बात करेंगे। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ जो प्रणाली कौन सी कहलाती है? गीत तथा नाट्य प्रणाली। गीत तथा नाट्य प्रणाली दोनों ऑप्शन सेम कर दिए गए हैं। प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली या व्याख्या प्रणाली, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर व कविता शिक्षण पर जो है सर्वश्रेष्ठ जो प्रणाली होती है गीत तथा नाट्य प्रणाली कहलाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, किसकी बात करेंगे? गीत तथा नाट्य प्रणाली की बात करेंगे, नाट्य पद्धति की बात करेंगे। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। जी हाँ, प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा की जाती है? जीवन उपयोगी शिक्षा। जी हाँ, प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह जीवन उपयोगी शिक्षा होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिए गए प्रोजेक्ट कार्य से छात्र स्वयं उस कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार संपन्न करता है। कोई भी जब प्रोजेक्ट कार्य होता है तो छात्र जितना जानता है अपनी क्षमता के अनुसार वो उसको संपन्न करता है। ठीक है, तो किए गए कार्य में अनुभव भी उसे प्राप्त होता है। जैसे किसी छात्र को विलुप्त जीव जंतुओं को विलुप्त का कारण एवं उनके ना होने से उत्पन्न प्रभाव का प्रोजेक्ट देना हो, तो इससे क्या होता है? छात्र किसी भी जीव के जीवन का महत्व अच्छे तरीके से समझ सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर हमने इसको या इस ऑप्शन को क्यों रखा। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होता है? सभी परिचित होंगे। किसकी बात करेंगे? जी हाँ, देखिए प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर भाषा अध्ययन में जो मुख्य तत्व होता है वह उच्चारण की स्पष्टता का होता है। इसका क्योंकि बच्चा जो प्राइमरी लेवल में उच्चारण करता है फिर बाद में वही उच्चारण करेगा, तो इसमें स्पष्टता आनी बहुत ही जरूरी है। प्राइमरी लेवल में प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होता है उच्चारण की स्पष्टता की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र कमेंट करिए। जायसवाल सर यानी मैं आपके साथ विजय जायसवाल आपके प्रत्येक कमेंट का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और आप भी इंटरेस्टेड हैं इसलिए कमेंट कीजिएगा। ये पूरी फैमिली इंटरेस्टेड है, टीटी फैमिली है। वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक ही छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव द्योतन की रस से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ तथा भाव द्योतन की रस से वाक्य जो प्रकार होते हैं वह होते हैं 8। कितने प्रकार होते हैं? अर्थ अथवा भाव द्योतन की रस से वाक्य के प्रकार आपके 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अब आप भी ये बताएंगे। तो रचना के आधार पर, भाव के आधार पर, विधानवाचक, संयुक्त वाक्य, निषेध वाक्य, मिश्रित वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस प्रश्न को बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर रखिएगा। जी हाँ, इस कैटेगरी से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आज का हम चैप्टर कर रहे हैं। जी हाँ, आज का चैप्टर है भाषा अध्यापन के सिद्धांत या भाषा के अधिगम के सिद्धांतों की बात करेंगे और 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए 70 प्रश्न जो है हम यहाँ पे प्रश्न करने जा रहे हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या होता है? शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग या उपरोक्त सभी की बात करें।
छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय यही होता है कि शब्दकोश का उपयोग भी करना, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पे हम उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध क्या होता है। कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, या समाप्ति कर देना चाहिए। आप जानते हैं कि बच्चे के घर की भाषा विद्यालय की भाषा के बीच जो संबंध होता है उसको इसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। सी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को घर तथा समाज की भाषा तथा विद्यालय की भाषा में भिन्नताएं पाई जाती हैं और भिन्नता होती भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो जाती है तो वह भाषा सीखना सार्थक होता है, निरर्थक होता है, कठिन होता है, या बुद्धि मनोरंजन की प्राप्त होती है। देखिए, जब भी भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी होती है तो वह भाषा सीखना सार्थक हो जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारा डिटेल के साथ आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पढ़ने में बाधा नहीं है। देखिए, पढ़ने में क्या बाधा नहीं होती है, तो सारे नियम पहले से बता देना पढ़ने में बाधा होगी। भाई जब हमें उत्तर पहले से पता तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, ये भी पढ़ने में बाधा होती है। सटीकता पर ही जोर देना, यह भी पढ़ने में बाधा है। लेकिन लिखी हुई चीज़ को अर्थ निकालना, यह पढ़ने में बाधा नहीं होगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। जी हाँ, नो डाउट क्लासेस चल रही हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। देखिए, उद्भव और विकास शब्द अपने आप में परिपूर्ण किससे हैं। उद्भव और विकास की जब भी बात की जाती है डिंग डांग सिद्धांत आ जाता है। किस सिद्धांत की बात करेंगे, डिंग डांग। जी हाँ, जब भी उद्भव और विकास का जिक्र होता है डिंग डांग सिद्धांत आ जाता है। तो डिंग डांग सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से हमारा संबंधित हो जाता है। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं होगी। आप भाषा के शिक्षक हैं और आपकी कक्षा समावेशी कक्षा है, तो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में आप भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं होती है। देखिए, आपकी जो जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचानना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के 10 सर्व सामग्री उपलब्ध कराना और विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। लेकिन बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना, ये आपका कार्य नहीं है, एक भाषा शिक्षक का कार्य नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न धुआंधार प्रश्न लेकर आया है। धुआंधार चेतावनी देकर जा रहा है कि यह सिलेक्शन में आने वाला है। यह आपके लिए एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। साथियों, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अनुभव, दुनिया को देखने, अपना दृष्टिकोण आदि की बात करेंगे। ठीक है, आदि की बात करने के साथ साथ प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे कुछ बेहतर लेकर विद्यालय आते हैं और अपनी अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण है। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि जो है वह हो जाता है भाषा। जी हाँ, प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं, विद्यालय आते हैं अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा फिट होगा, वह होगा आपकी भाषा, लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन को कलेक्ट कर लेंगे। साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित दिया गया है। जी हाँ, गृह कार्य होमवर्क आप भी देखते होंगे बच्चों को जब पढ़ाते हैं। ठीक है, तो गृह कार्य और होमवर्क जो होता है उसके कथन में हमारा कौन सा ऑप्शन उचित दिया गया है कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। गृह कार्य के बारे में होमवर्क में कि बच्चों की क्या क्षमता है। ठीक है, बच्चा अगर गुणा जोड़ना नहीं जानता है और बच्चों को आप गुणा भाग वाले दे देंगे होमवर्क या गृह कार्य, तो बच्चा कैसे कर पाएगा। तो बच्चों की क्षमता के अनुसार, स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यह गृह कार्य के संबंध में हमारा कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। आइए आपका फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं,
भाषा का समुचित उपयोग करने में स्पर्श नहीं होते हैं या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए बच्चे जो विद्यालय आने से पहले होते हैं वह अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे जिक्र कर लीजिएगा, कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रिया पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों को जो है प्रयोग करती है। तो यहाँ पे प्रिया जो उपयोग कर रही है, प्रिया जो केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना चाहती है, यह केवल मैं वाले वाक्य बोल सकती है या लिंग वचन आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करती है। देखिए प्रिया पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग कर रही है, अर्थात वह लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। डी ऑप्शन को कलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? देखिए हमें यहाँ पे क्या करने की बात कर रहे हैं, इस प्रश्न पर शब्द का अर्थ स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का सबसे बेहतर जो तरीका सर्वाधिक होता है वह होता है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन को यहाँ पे आप सभी शिक्षक बंधुओं को कलेक्ट कर लेना है। देखिए कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन कर सकते हैं? तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए जब आप जिस कहानी का चयन करेंगे जिनके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णनों की शैली किस प्रकार हो, चित्रात्मक हो। जी हाँ, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे प्राथमिक स्तर पर चित्रात्मक जो घटनाएं होती हैं, वर्णन होता है, बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और बच्चों को पढ़ने में आनंद अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों के भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना या बच्चों को अनुशासित रखना। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह का जो उद्देश्य होना है वह विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों को देने का जो उद्देश्य होता है, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य सामग्री जुटाना, या हम बात कर रहे हैं बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ जो देने का उद्देश्य होता है वह बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। जी हाँ, अभिव्यक्ति के अवसर। डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को अभिव्यक्ति अवसर प्रदान करना, इससे पाठ पुनरावलोकन होता है और बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें या बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। देखिए आप जानते हैं, समझते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों के या बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सीख सकें। किस प्रकार का? बच्चे विभिन्न स्थितियों में, जी हाँ, भिन्न भिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का ठीक है उद्देश्य हमारा बी ऑप्शन सटीक हो रहा है। अगला है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? ये त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भिन्न होती हैं, त्रुटियाँ अस्थायी होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। देखिए भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में जो कथन हमारा सत्य दिया गया है वह ABD हमारा कथन सत्य दिया गया है, लेकिन भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ जो स्थायी होती हैं यह कथन गलत है। त्रुटियाँ हमें नहीं पता, स्थायी होती तो हमें पता होता कि यही त्रुटियाँ होना है, इस लाइन में इस प्रश्न पर ही हमें त्रुटि होगी। तो ये त्रुटियाँ जो होती हैं गलती स्थायी नहीं होती, अगर स्थायी होता तो हमें पता हो जाता, तो ये स्थायी नहीं होती हैं। ठीक है, अस्थायी होती हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी प्रश्न पर त्रुटियाँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समन्वित करने का उद्देश्य क्या नहीं होता है? देखिए पहली और दूसरी कक्षा में क्लास में देखा जाए, भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को जो समेकित करने का उद्देश्य होता है वह चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति और बच्चों की रचनात्मकता का विकास। लेकिन बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित करने का
आपका उद्देश्य नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा जो होती है वह बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। सी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य होता है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का जो उद्देश्य होता है, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या होगा, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। अगला है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है। तो संदर्भ में व्याकरण का जो शैक्षिक निहितार्थ होता है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है, क्योंकि पाठ विशेष में निहित व्याकरण तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। जैसे पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, ठीक है, और उनके संधि विच्छेद करना, समास विग्रह करना, उपसर्ग प्रत्यय बताना, ठीक है। तो संदर्भ व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, आप सभी जान चुके हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। किससे सिद्ध होती है, कहानी कहने के तरीके द्वारा ही सिद्ध हो जाती है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा, क्योंकि वीर रस की कहानी होगी तो वीर तरह से बनाएंगे, उत्सुकता होकर बनाएंगे। प्रेम वाली होगी माधुर, ठीक है, मुस्कुराकर कहानी को बताएंगे। दुख वाली होगी तो कहीं ना कहीं करुणा अपने भाव में धीमा आवाज़ में बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके कहानी बताने और तरीके से बहुत ही फर्क पड़ता है। अगला प्रश्न है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन क्या हो। देखिए, अवलोकन को जो है आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चा का किया जा रहा हो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंशिका किसी भी ऐसे शब्द को विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है। जी हाँ, अंशिका एक बालिका है जो विशेष शब्द विशेष बोलने में कठिनाई तभी आती है जब अधिक बार ता आता है या ता की आवृत्ति होती है। तो आप उस बच्ची को, उस अंशिका को क्या करेंगे, तो आप जो है उस बच्ची या अंशिका को ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन सही करवाएंगे, क्योंकि बच्चा जब बार बार अभ्यास करेगा, उच्चारण करेगा तो फिर वह गलतियां अपने आप क्या है, सुधर जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या होता है। सभी जानते हैं, पोर्टफोलियो के जिक्र करेंगे, क्योंकि यह लगभग सभी टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और एग्जामिनर के लिए ये जो है आपका फेवरेट प्रश्न बन चुका है। तो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक जो सहायक होता है वह होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यदि तुम्हें डालियां भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी। यह प्रश्न का उद्देश्य क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उद्देश्य है कि बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। जी हाँ, यदि तुम्हें डालियां भरकर आम दे दिया जाए, यानी टोकरी भर के आम दे दिया जाए, तो अब तुम उस आम का क्या करोगी। तो इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चे में अनुभव और चिंतन, अनुभव भी आएगा और चिंतन करना पड़ेगा कि मैं आम तो ले लूँगा पर करूँगी क्या, आम तो ले लूँगी पर करूँगी क्या। तो अनुभव और चिंतन दोनों को स्थान दे रही। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न करने का उद्देश्य बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का सरल उपाय क्या होता है। तो भाषा शिक्षण का सरल उपाय स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पहला ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन कौन सा कथन सही दिया गया है। तो भाषाई कौशलों में कथन में जो हमारा संबंध कथन सही दिया गया है वह सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। क्या होते हैं, सभी भाषाई कौशल जो होते हैं वह आपके अंतः संबंधित होते हैं। और भाषा कौशल सभी जानते हैं, लिखना, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना 4 महत्वपूर्ण कौशल हैं। पढ़ना समझना कुशलता का विकास करने में सबसे जो कम महत्वपूर्ण होता है वह होता है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। जी हाँ, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे जो कम प्रभावी होता है वह कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ये सबसे कम आपका महत्वपूर्ण है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है इससे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है। स्टेटमेंट है, परिभाषा दी गई है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह जो विचार दिया गया है वाइगोस्की का दिया गया है।
मैं कई बार जब भी समाज या सामाजिक शब्द आए वाइगोस्की के ऑप्शन पे जिक्र करिएगा, ठीक है। ये कीवर्ड अपने माइंड पे बैठा लेना है, अपने माइंड के मेमोरी पर इस कीवर्ड को सेव कर लेना है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसलिए सबसे उपयुक्त जो अनुशंसा होगी वह कौन होगी? वो होगी भाषा प्रयोग के विविध अवसर, ठीक है। और जब भी अवसर शब्द देखिएगा हमेशा पॉजिटिव शब्द में लीजिएगा, पॉजिटिव यह ऑप्शन हमेशा आता है जब भी अवसर शब्द दिया जाए, ठीक है। भाषा की कक्षा में क्या होती है? तो भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जो गतिविधियाँ होती हैं, युक्तियाँ होती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेंगे, क्योंकि देखिए भाषा जो होती है कक्षा में शिक्षक की भाषा महत्वपूर्ण होती है। वह शिक्षार्थी को स्वर व्यंजन का ज्ञान कराते हैं और उच्चारण का सही ज्ञान भी कराते हैं। अगला है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है, बाकी कर सकते हैं, अनिवार्यतः नहीं है। तो भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर पर जो है अनिवार्यतः आपका यह नहीं है। बाकी आपके मानवीय मूल्यों का विकास, विभिन्न छंदों और स्थितियों की बात करने के व्यक्त करने की कुशलता का विकास, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों को सही अर्थ ग्रहण करने का विकास। तो ए, बी और डी यह हमारे जो तीनों दिए गए हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अनिवार्यतः हैं और भाषा के अलंकारिक का प्रयोग की क्षमता का विकास करना ये अनिवार्यतः आपका नहीं है। अनिवार्यतः मतलब पक्का, जरूरी ही जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य की भाषा अपनी भाषा में तुलना करते हैं। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध में पहचानते हैं या व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य की भाषा के परिवेश से भाषा जो अर्जित करते हैं वह लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। याद कर लीजिएगा, अपने माइंड पर बैठा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम थक जाते हैं तो बैठने पर जिक्र होता है, ठीक है। थकते हैं तो बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? आप शिक्षक बंधु हैं, ठीक है, अध्यापक अध्यापिका हैं, टीचर हैं, तो प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य जो है उचित समझेंगे? उचितता की बात करेंगे। केवल कहानियाँ, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं को दोहराव हो, इस तरह से बाल साहित्य उचित समझेंगे, क्योंकि शब्द और घटना का दोहराव हो तो बच्चे अच्छे तरीके से समझ भी पाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बच्चे संदर्भ में शब्दों का प्रयोग सीखते हैं और यही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि बच्चे संदर्भ के अनुसार शब्दों का प्रयोग सीखें। बच्चे विभिन्न संदर्भों के साथ शब्द के अर्थ उनसे जो है परिचित हो सके, शब्द को अर्थ को स्पष्ट कर पाएँ, समझ पाएँ। अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप भाषा के शिक्षक हैं, अध्यापक अध्यापिका हैं और आपकी कक्षा बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आप परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर, मैंने बताया ना, अवसर शब्द जब भी देखेगा पॉजिटिव ऑप्शन है तो पॉजिटिव यह ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 10 से 15 प्रश्न और बचे हुए हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार क्या होता है? जी हाँ, जो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार जो मुख्यतः होता है वह होता है समाज सांस्कृतिक परिवेश। जी हाँ, बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है? तो अर्थ की गहनता को समझने में जो पद्धति सर्वाधिक रूप से होती है वह होती है मौन पठन। जी हाँ, मौन पठन की बात करेंगे और विभिन्न पठन पद्धतियाँ एवं उनसे संबंधित आपके कौशल भी दिए गए हैं। पठन पद्धति जो होती है उसमें निष्पादन होता है। सस्वर पठन में उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। मौन पठन में अर्थ की गहनता की समझ अर्थात बोधगम्यता की बात करेंगे और द्रुत पठन में प्रवाह होता है। द्रुत पठन जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के बोले मुख हमने सुनी कहानी थी, ठीक है। बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, तो एक वीर रस का उदाहरण हो जाता है। तो मतलब एक प्रवाह होता है पठन में, यही होता है हमारा द्रुत पठन, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझेंगे? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठों को आए चिड़िया पुस्तक को आपकी भाषा में क्या करते हैं ये बताइए, या लठ खत के हिंदी रूप में कंठस्थ कीजिए। बहुत ही सरल स्वभाव में यह प्रश्न पूछा गया है, सरल भाषा में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन उत्तर देना उतना ही कठिन है। बहुभाषिकता कक्षा में आप जिनमें किस तरह गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं वह हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं ये बताइए, क्योंकि बहुभाषी वाला कक्षा है। बहुभाषी कक्षा मतलब उनकी अपनी अपनी मातृभाषाएं होती हैं और बच्चा प्राइमरी लेवल में है तो मातृभाषा में ज़्यादातर बोलता है। तो सी ऑप्शन इसलिए सही हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे की मातृभाषा पर प्रमुखता दी गई है। ठीक है, बच्चे की मातृभाषा पर प्रमुखता दी गई कि वह आपकी भाषा में क्या कहते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? तो भाषा का प्राथमिक रूप सभी जानते हैं सांकेतिक रूप में ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों में पठन संस्कृत का विकास करने के लिए अनिवार्य क्या होता है? तो बच्चों में पठन संस्कृत का विकास करने के लिए जो अनिवार्य होता है बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा लेना। प्रेरणा एक मोटिवेशन का ही रूप है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक बहुभाषा कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए? तो एक बहुभाषा वाली कक्षा है और बच्चों की गृह भाषा अर्थात मातृभाषा का जो प्रयोग है वह उनको सम्मान देना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी होगा? जी हाँ, सबसे कम। चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना या नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम उपयोगी है कि पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना। बोलना यहाँ पे लिखना दिया गया है, इसलिए ये सबसे कम उपयोगी होगा भाषा आकलन की दृष्टि से अगर देखा जाए। अगला प्रश्न है, मातृभाषा में शिक्षा से क्या होता है? तो मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई में सुविधा भी होगी, शिक्षार्थियों के अधिकाधिक प्रतिभागिता भी होती है और बेहतर परिणाम भी निकलते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है? तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास जो है व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। सचेत मतलब ठीक ठाक पूरी तरह से। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर, जी हाँ, एक 3 साल का बच्चा है और उसे किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके खालिस्तान दायरे में आता है, तो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता है। यहाँ पे संज्ञानात्मक शब्द सही होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे के संज्ञानात्मक दायरे में बातचीत करने से उनका रुचि के विषय में प्रति फिर बढ़ती जाती है। रुचि बढ़ जाएगी बच्चे की, जब रुचि बढ़ेगी तब फिर बच्चा इंटरेस्ट लेता है, जब बच्चा इंटरेस्ट लेगा वही बच्चा इतिहास रचता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, कहानी तो सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं बशर्ते वाक्य सार्थक तथा मज़ेदार हो। अगर वाक्य सार्थक और मज़ेदार होता है तो कितनी भी वीडियो लंबी हो जाए, 2-3 घंटे की आप वीडियो 10 घंटे की वीडियो देखते रहते हैं, तब भी जब भी टाइम मिलता है वीडियो पॉज कर लेते हैं, फिर अपना काम खत्म कर लेते हैं, फिर वीडियो देखते हैं। ठीक है, बच्चों की नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। अगर कोई भी टॉपिक हमारा सार्थक और मज़ेदार होता है तो हमें अच्छा भी लगता है। ठीक है, अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में जो बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने से पक्ष में जो है सर्वाधिक ठोस तर्क क्या है? जी हाँ, जो पक्ष ये रखा गया है कि भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो सर्वाधिक जो ठोस तर्क होता है कि इनका प्रयोग जो है बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करना है। क्या करना है? भाषा के अनुभव को विस्तृत करना है। तो हमने कहा है अनुभव शब्द, विस्तृत शब्द ये हमेशा पॉजिटिव है, पेडागॉजी में पॉजिटिव माना जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। यह हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रभावित है। यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण इसलिए होता है क्योंकि ये सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ अर्थात मजबूत बनाने का एक आधारभूत माध्यम होता है। ठीक है,
बात करेंगे अगले प्रश्न की। बस 2-3 और प्रश्न बचे हुए हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि लिखी छपी हुई सामग्री का बच्चे जो है अर्थ अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि अपने परिवेश से परिचय प्राप्त करना तथा सामान्य दैनिक घटनाओं को व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? देखिए, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों का पहचान। लेकिन जब हमें लिपि से परिचय ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? तो लिपि से परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 4 अक्षर वो शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, या दूसरे के बातों को धैर्य से सुनना और सुनी हुई बात को अपनी टिप्पणी देना। या ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह होता है कि दूसरी के बातों को धैर्य से सुनना और सुनी हुई बातों को अपनी टिप्पणी देना। सी ऑप्शन सही। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या मधुर वाणी की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें। जी हाँ, टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टेट फैमिली, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों, बोलने कौशल में जो महत्वपूर्ण हमारा होता है वह होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। संदर्भ के अनुसार और स्थिति के अनुसार ही अपनी बात कह पाना। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? मौन वाचन का प्रकार नहीं है। संवेद वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तित्व वाचन या अनुकरण वाचन की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है। जयस्वाल सर, आप सभी के कमेंट के फीडबैक का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जी हाँ, मौन वाचन का प्रकार नहीं है। मौन वाचन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मौन वाचन जो कहलाता है व्यक्तित्व वाचन कहलाता है। अगर यहाँ पे पूछा जाता मौन वाचन का प्रकार है, यहाँ पे प्रश्न यह पूछा जाना चाहिए कि मौन वाचन का प्रकार है, नहीं वाला, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन मौन वाचन का प्रकार संवेद वाचन, द्रुत वाचन, अनुकरण, ये तीनों आपको मौन वाचन के प्रकार नहीं। ठीक है, देखिए अनुकरण वाचन तीनों ही मौन वाचन के प्रकार नहीं है। संवेद वाचन में सभी छात्र एक साथ समान ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, वह कहलाता है संवेद वाचन, जिसमें एक साथ छात्र जो है समान ध्वनियों में उच्चारण करते हुए वाचन करते हैं। द्रुत वाचन में क्या होता है? शुद्ध उच्चारण के साथ तीव्र गति से वाचन का अभ्यास कराया जाता है, वह कहलाता है द्रुत वाचन। शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन करने के बाद उसी का जब अनुकरण करते हुए उच्चारण के साथ वाचन कहलाता है, वह आपका अनुकरण वाचन। जी हाँ, और जो व्यक्तित्व वाचन होता है ये मौन वाचन का प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे त्रुटिपूर्ण हो गई है और इसी प्रश्न पर आपके क्या होते हैं? नॉर्मलाइजेशन होता है। इसी टाइप के प्रश्न फिर पे आपके अंक बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पढ़ना क्या है दोस्तों? पढ़ना, पढ़कर अर्थ समझना है, लिखित सामग्री का उच्चारण है, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई है, या शब्दों को सही सही पहचानना। यह आपके टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, आपके टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो पढ़ना क्या होता है? सभी जानते हैं, पढ़कर अर्थ समझना ही पढ़ना कहलाया जाता है। ठीक है, किसी भी पाठ्य सामग्री, गद्य हो, पद्य हो या विषय वस्तु को पढ़ना तथा पढ़कर उसे समझकर उसका सटीक मिलता जुलता अर्थ निकालना ही मायने में पढ़ने को संदर्भित हमारा कहता है। आई होप समझ गए होंगे। देखिए, अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी सारी चीज़ें हैं, कोई भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादातर दिक्कत होती है सेकंड लैंग्वेज पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल कर पढ़ना या द्रुतगति से वाचन करना। द्रुतगति से हमने बता दिया है कि जल्दी जल्दी पढ़ना शुद्ध उच्चारण के साथ। तो सस्वर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। जो बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक होती है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, अटक जाता है, उस झिझकपन को समाप्त करना जो है सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, सस्वर वाचन द्वारा बच्चों को शब्दों का सही ज्ञान होता है और उच्चारण संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान शिक्षक करता है। सस्वर पाठन से बच्चों में बोलने की शैली का विकास होता है। क्या होता है? बोलने की शैली का फिर विकास होने लगता है। पांचवा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए? अक्सर आप लोग देखते होंगे
ठीक है, जिनके उत्तर निश्चित हो, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पी हो, जो व्याकरण पर ही आधारित हो। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होना चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास जो है वह जिनके उत्तर निश्चित हो ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात करेंगे, प्राथमिक विद्यालय की बात करेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की बात कर रहे हैं, शिक्षार्थी बालक बालिकाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि विद्यार्थी बिना सही उत्तर के प्रश्न का अभ्यास करेंगे तो उनके मस्तिष्क में वही उत्तर फिर बैठ जाता है। अतः विद्यार्थियों को जिन प्रश्नों के उत्तर का ज्ञान हो उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास विद्यार्थियों से बच्चों से कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, कहानी सुनाने से क्या होता है? बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सभी जानते हैं। देखिए कहानी सुनने से क्या होता है, अक्सर जो पढ़ना होता है, पढ़ना पढ़ाना प्राइमरी विद्यालय में, प्राइमरी लेवल में, प्राथमिक विद्यालय में एक कहानी से बच्चा अच्छा तरीके से पढ़ता है, समझता है और उसकी जागृति, ठीक है, बच्चा की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चा अनुकरण करता है। अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग से क्या होता है? कोई भी कक्षा विद्यालय है उसमें एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है तो कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या होती है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक। देखिए शिक्षकों के लिए गहन समस्या, तो शिक्षकों के लिए पढ़ाना कोई समस्या नहीं है, निगेटिव हो जाएगा। जटिलता को बढ़ावा दे रहा है, मतलब ये भी निगेटिव की बात करें। हमारा प्रश्न पॉजिटिव दिया गया है, सकारात्मक दिया गया है, तो सकारात्मक ऑप्शन को चूज करना है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास में सहायक। और आपको हमेशा पता है सहायक शब्द हमेशा सकारात्मक होता है, एक पॉजिटिव शब्द दिया जाता है। ठीक है, तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। सी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेते हैं, अर्थात बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। किससे? संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग करने से। 8वां प्रश्न दिया गया है, बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, या अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। आप सभी जानते हैं, आप ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जयस्वाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों बच्चे विद्यालय आने से पूर्व जो होते हैं अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। किससे होते हैं? अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। ठीक है, अर्थात परिपूर्ण होते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? आप शिक्षक बंधु हैं, मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप हिंदी के अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, जब आप कक्षा में पढ़ाने जाएंगे तो आप यही बताइए आपकी भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहाँ भाषा का शुद्धता पर अत्यधिक बल हो या दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों। तो भाषा की कक्षा का माहौल जो होना चाहिए साथियों, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। और आपको मैं कई बार बता चुका हूं, अवसर शब्द, ठीक है, सहायता हो गया, ये अपने आप में पॉजिटिव शब्द है। इस शब्द को अगर आपने समझ लिया कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सा सकारात्मक है, नकारात्मक है, आपने 50% आंसर वहीं पे सॉल्व कर लिए होते। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्योंकि देखिए भाषा, मौखिक भाषा भाषा का मौलिक रूप होता है। मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा का एक मौलिक रूप है। भाषा का मौलिक रूप क्या है? मौखिक भाषा है। तो प्रश्नगत उक्त विकल्प जो मौखिक अभिव्यक्ति हेतु अवसर उपलब्ध कराने के कारण हमारा महत्वपूर्ण सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कलिका जो है हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है। कलिका क्या है? एक विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, बालिका है, जो हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है। तो आप शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? शिक्षिका के नाते, अध्यापक अध्यापिका के नाते आपको क्या करना होगा? उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू ऐसे ही बोलना है, या कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समकक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, या कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, या धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो साथियों, एक बालिका जिसका नाम कलिका है हिंदी भाषा में बोलते समय अगर कई बार अटक रही है तो आपका जो कार्य होगा शिक्षक के लिए कि धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना। और आप जानते हैं कि प्रोत्साहित करना हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक माना जाता है ये शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा। प्रश्न सब सकारात्मक है तो ऑप्शन सकारात्मक हो जाएगा, ऑप्शन है तो हमारा सटीक आंसर मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं दिया गया है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। भाषा कठोरता से, व्याकरणिक
नियमों का अनुसरण करती हैं। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यह हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखा जाए भाषा की प्रकृति के संबंध में कि भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है। कठोरता शब्द अपने आप में क्या कहलाता है? एक नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, तो कठोरता की बात कर रहे हैं, कठोरता अपने आप में नेगेटिव माना जाएगा। नेगेटिव प्रश्न था तो यही ऑप्शन कर लेंगे। बाकी जो उचित हमारा कथन है कि भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, आप सभी जानते हैं। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा में पकड़ मजबूत हो जाती है। ये कोई भी कार्य हो, भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी कार्य हो जितना अधिक आप करेंगे उस कार्य पर आपकी पकड़ मजबूती होती जाती है। ठीक है, टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितना अधिक तैयारी करेंगे, जितना समय आप व्यतीत करेंगे उतने ही आप यहाँ पे परिपक्व होते जाएंगे। ठीक है, प्रश्न को समझने में, उत्तर को बिल्कुल जो कंफ्यूज रहते हैं 50-50 कि ये सही होगा वो सही होगा, ये सारा कंक्लूजन दूर होता है अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व होता है। किस रूप में होता है? इससे बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। शिक्षक और बच्चों दोनों ही बातचीत से रस लेते हैं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं या बच्चे के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। तो भाषा सीखने में बातचीत जिस रूप में सर्वाधिक महत्व होती है कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। विभिन्न उद्देश्य यहाँ पे दे दिया गया, कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं है, विभिन्न उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाषा सीखने में बातचीत की बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक महत्व बच्चे के विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करने की सीखने की बात करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है? उनके भाषा कौशल में विकास होता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही नहीं दिया गया है। देखिए, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। जहाँ बच्चा रहता है, जहाँ हम रहते हैं वहीं से भाषा सीखते हैं। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये भी सही बात दिया गया है। लेकिन भाषा अर्जित करना सहज होता है, ये जो हमारा दिया गया है, या ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है कि भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? बी होगा या डी होगा? अब यहाँ पे गाड़ी 50-50 में पहुँचती है। तो मैं आंसर ना बता के पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए, भाषा अर्जित करना सहज होता है, सही नहीं है, क्योंकि भाषा सहज ही अर्जित नहीं होता है बल्कि उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। क्या होता है? भाषा सहज नहीं होता है, जब आप प्रयास करेंगे तभी आप अर्जित कर पाएंगे। सहज होता है, ठीक है, लेकिन भाषा अर्जित करना सहजा होता है, ये हमारा हुआ। ठीक है, क्योंकि अभ्यास करना पड़ता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की जो स्क्रीन पर दिया गया है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि बच्चे को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, बच्चे के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, या बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाए। देखिए, प्राइमरी लेवल में शिक्षा जो होती है मुख्यतः भाषा शिक्षा है, और इस कथन का निहितार्थ हमारा यह निकलता है कि बच्चों के भाषा का विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः जो बच्चे होते हैं खाली स्थान कविताएं पसंद करते हैं। छोटी कविताएं, वीर रस की कविताएं, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हो गए वीर रस की कहानी। नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं, नैतिकता के पाठ। ठीक है, जब भी नैतिकता का जिक्र आता है कोहल वर्ग का नाम आ जाता है। कोहल वर्ग सिद्धांत की बात करेंगे, नैतिकता के सिद्धांत की बात करेंगे, कोहल वर्ग का नाम शुरू पर ही आएगा। लयपूर्ण कविताएं, जी हाँ, लयपूर्ण कविताएं, लयपूर्ण जैसे छंद तय, आपके जो लय ताल होती हैं उसके अनुरूप पढ़ते रहना कविताओं को, वह कहलाती है लयपूर्ण कविताएं। ठीक है, एक रसानुभूत होनी चाहिए आपके पढ़ने पर, एक आनंद आना चाहिए, वो कहलाती है रसानुभूत लयपूर्ण कविताएं। तो प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे जो कविताएं पसंद करते हैं वह लयपूर्ण ही कविताएं पसंद करते हैं। ठीक है, तुकांत वाली हो गए, ठीक, इस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि बच्चों को प्राय विषय गीतों के माध्यम से सिखाए जाते हैं, और बच्चों की गीत या लयात्मकता में सहज रुचि होती है, और इसके साथ ही वे तथ्यों को भी कंठस्थ करते फिर चले जाते हैं। अब यहाँ पे कंठस्थ करना का मतलब क्या होता है? उसको अपने माइंड पर स्टोर करते जाना। ठीक है, जैसे आप लोग प्रत्येक प्रश्न को अपने माइंड के मेमोरी पर, ठीक है, इंटरनल मेमोरी पर सेव कर रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न के आंसर को, प्रत्येक प्रश्न के डिटेल को। साथियों, भाषा शिक्षण को खाली स्थान संदर्भ में रख कर
देखने की आवश्यकता है? सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर, नैतिक संदर्भ में, बहुभाषी संदर्भ में या आर्थिक संदर्भ की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे सभी प्यारे मित्र, सिस्टर्स, ब्रदर्स, भाई बहन, शिक्षक बंधु, सभी कमेंट कीजिएगा। तो भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है, बहुभाषी की बात करें, ठीक है। तो भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रीयता आदि की भावना से मुक्त होकर जब हम भाषा विकास पर केंद्रित होते हैं तो वह समृद्धशाली बहुभाषा परिवेश उपलब्ध कराता है, यह करता है, जो कि भाषा विकास की सर्वोत्तम स्थितियों में से एक मानी जाती है। समृद्धशाली बहुभाषी परिवेश की बात करेंगे। 2 प्रश्न और हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चॉम्स्की मतानुसारम, ये संस्कृत में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज का आपके पेडागोजी ये दोनों में आएगी। आपकी संस्कृत आपने सेलेक्ट किया है तो केवल ट्रांसलेट आना चाहिए, आपके संस्कृत में भी कार्य करेगी, ठीक है। तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या करेंगे? विविध भाषा प्रयोग में परिचय प्राप्त के अवसर दिए जाने चाहिए, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें। यह सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया में से मुक्त रखें और उन पर अनावश्यक बोझ न पड़े या कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हिंदी भाषा की कक्षाओं में बच्चों को जो है चॉम्स्की के मतनुसार देखा जाए कि बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है। अवसर शब्द हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, कई बार जिक्र करता हूँ, बार बार जिक्र करता हूँ, प्रत्येक प्रश्न पर जिक्र करता हूँ जिस पर अवसर आता है, ठीक है। तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। इससे क्या होता है? बच्चों में भाषा कौशल का अत्यधिक विकास हो जाता है। और इस चैप्टर का आपका 18वां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? अब देखिए, यहाँ पे मुद्रित समृद्ध परिवेश एक नया शब्द ऐड कर दिया गया, ठीक है। इसी को कहते हैं मॉडरेट क्वेश्चन बना दिया गया है। तो भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, या ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, दीवारों पर सूक्ति एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? वह कहानी कविता के पोस्टर और बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रेरित या अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, या भाषा प्रयोग के अवसर देना? सभी कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए? भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। अवसर देना अपने आप में एक पॉजिटिव शब्द होता है, पॉजिटिव ऑप्शन हो जाता है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ता है, ठीक है। आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। मौखिक भाषा का आकलन खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग पर, उच्चारण शुद्धता पर, या विचारों की क्रमबद्धता की बात करें? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? अगर आपका जवाब विचारों की क्रमबद्धता है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करेंगे। प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है। तो प्राथमिक विद्यालय की बात करेंगे, एक शिक्षिका हैं जिनका नाम सुनीता है, वह अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं, डेली उस पर चर्चा भी करती हैं। तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? सभी बताइएगा। कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। पढ़ने के साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है और इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। क्यों बन जाता है, ये प्रश्न को रीड करते हैं। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोच कर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण होगा? संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्दों का परिचय। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना, 100% सिलेक्शन पाना, अपने प्रिपरेशन को बेहतर करना। तो इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों के इस्तेमाल हो रहा है
और पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोचकर लिखना भी है। तो ऐसा अभ्यास जो करना या ऐसा अभ्यास का जो उदाहरण कहलाता है वह संदर्भ व्याकरण कहलाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि देखिए इस कहानी में पहाड़ी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और पहाड़ी इलाके जुड़े शब्द को सोचकर लिखना है, तो ये अभ्यास प्रश्न संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण होगा। क्योंकि इस शब्द कैसे लिखना है, सोच समझ कर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, यह संदर्भ में व्याकरण की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि पांचवी कक्षा की सुहानी जो है पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, और ये शब्द आपको थोड़ा देख लेना है, क्या सही लिखे हुए हैं, क्या गलत लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस पर क्लिक करना है। तो सुहानी यहाँ पे अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। सुहानी अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, या सुहानी अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या सुहानी अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो आप सुहानी के लेखन की क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? आप शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। तो सुहानी जो है पाँचवीं कक्षा की जो बालिका है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, तो अनुनासिक चिन्ह के नियम अति सामान्यीकरण करती है। यहाँ पे हम डी ऑप्शन सही करेंगे, क्योंकि सारे यहाँ पे क्या दिए गए हैं, सारे यहाँ पे अनुनासिक चिन्ह जो है बिल्कुल सटीक लिखे हुए हैं, तो नियम का अति सामान्यीकरण करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। छठवां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? शब्द ज्ञान में, अक्षर ज्ञान में, वाक्य संरचना में, या अर्थ की अभिव्यक्ति में होता है? तो लिखना सीखने में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वह अर्थ की अभिव्यक्ति पर होता है। डी ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ समझने के साथ साथ शब्द अनुप्रयोगों में स्पष्टता आती है, जिससे लिखना फिर आसान हो जाता है। सातवां प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, आइए नोट कर लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। पढ़ने का प्रारंभ खाली स्थान से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, तो पढ़ने का प्रारंभ अक्षर से, शब्द से, वाक्य से या अर्थ से होता है। देखिए अगर हम पढ़ रहे हैं और उस चीज़ का अगर अर्थ से हम समझ रहे हैं तो किसी उद्देश्य के लिए होता है। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, वह होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं तो प्रश्न को रिपीट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो ये जो भाषाई व्यवहार दर्शाता है किस प्रकार का दर्शाता है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ऐसा नहीं है जो रिपीट करते हैं हम, जो पुनरावृत्ति होती है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी आपको ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, इसलिए पुनरावृत्ति की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं 9वें प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि जो है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी होता है? अब देखिए यहाँ पे सबसे कम प्रभावी आपको बताना है ऐसी गतिविधि जो बालक बालिका बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में हो। देखिए घटना का वर्णन अत्यधिक होता है, कहानी में अपनी भाषा में कहना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राथमिक स्तर के लिए। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहानी को शब्द से दोहराना, शब्द से इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि शब्द से दोहराना, ये एक अभिव्यक्ति के लिए, ये बच्चों की अभिव्यक्ति के लिए कम प्रभावी होगा शब्द से। बाकी घटना का वर्णन कर रहे हैं, कहानी को अपने भाषा में कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा है। चित्र दिखाकर तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया साथियों? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गतिविधि होती है वह कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्द से लिखना, या कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, अपने स्कोर को बेहतर कीजिए, अपनी तैयारी को 101% पक्का कीजिए। जब तैयारी पक्की होगी तो सिलेक्शन 100% आपको श्योर एंड प्योर होगा ही होगा। तो प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गतिविधि होगी वह जो क्या कहलाएगी? कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। कहानी सुन लीजिए फिर अपनी मातृभाषा में कहिए। ठीक है, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होती है एक प्राइमरी लेवल में प्राथमिक स्तर की बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न पर बेहतरीन आपको फीडबैक करना है, कमेंट करना है। जयस्वाल सर आप सभी के कमेंट का फीडबैक का सर्वोपरि सम्मान करते हैं, अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। साथियों बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है सुंदर लेखन का, वतनी की शुद्धता का, काव्यात्मक भाषा का, या विचारों की अभिव्यक्ति की बात करेंगे।
तो बच्चों को लिखना सिखाने में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वह किस में होता है? विचारों की अभिव्यक्ति पर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है तो समझिएगा, और बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन है उनको ज़रूर लगाइए एग्जाम के पहले, ठीक है। सिलेबस ज़रूर पढ़िए एग्जाम के पहले, और प्रिपरेशन के लिए डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? मान लीजिए पहली कक्षा का कोई बच्चा है, आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनते हैं, आप पहली कक्षा के अध्यापक बनते हैं और पढ़ाने जाते हैं, और बच्चों के कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? पहली कक्षा में बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी ही कविता को शब्दशः सुनाएं, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता को या कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या बच्चों से कहेंगे कि वह अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो ऐसा हो सकता है बच्चों में से कहेंगे कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सटीक होगा। क्यों होगा ये भी, इसकी भी बात करते हैं। देखिए, अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं सर्वाधिक उपयुक्त निर्णय इसलिए होगा क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक तथा छात्र के मध्य भाषाई असमानता को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। किसकी? भाषाई जो असमानता होती है, ठीक है, उसको कम करने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये सारा डिटेल के साथ प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का डिटेल आपको मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक ऑलरेडी दे दी गई है। टेलीग्राम पे नोट्स पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में प्राप्त होगा, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, शिक्षा ही प्रकाश है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा? अब यहाँ पे क्या दिया गया है? बहुभाषिक कक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, या अपनी भाषा को अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। अब देखिए, यहाँ पे बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से जो ऑप्शन सही होगा कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। अपनी भाषा और अपनी पसंद, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपनापन लगा होता है, ठीक है। चलिए, डी ऑप्शन के यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है? प्यारा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। जो कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे अति गंभीर, ये आपने शायद कहावत पढ़ी होगी। तो छोटा प्रश्न होता है, घाव बड़ा ही करता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। भाषा का अति महत्वपूर्ण जो प्रकार होता है, अक्षर ज्ञान होता है, संप्रेषण होता है, सुनना होता है, लेखन होता है, सभी बताइएगा। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण जो प्रकार कहलाता है वह संप्रेषण ही कहलाता है, और भाषा का संप्रेषण का आज चैप्टर ही हमारा चल रहा है। टोटल टॉप 60 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्योंकि संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार होता है। संदेश में सूचना का समुचित प्रसारण ही संप्रेषण की सफलता है। संप्रेषण के अंतर्गत भाषा के प्रसार में सहायता मिलती है। संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों जैसे रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट आदि से भाषा की प्रसार क्षमता जो है वर्धित की जा सकती है। तो संप्रेषण के माध्यम कौन कौन होते हैं? रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और इंटरनेट, ये भी ध्यान देना है। संप्रेषण के ये सारे माध्यम कहला जाएंगे। यानी सूचना का आदान प्रदान हम किससे करते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति को आवश्यक है ग्रहणता के लिए, गतिशीलता के लिए, प्रभाव उत्पादकता के लिए, उच्चारण की शुद्धता के लिए, सभी बताइए। जी हाँ, मौखिक अभिव्यक्ति किसके लिए आवश्यक है? तो मौखिक अभिव्यक्ति उच्चारण की शुद्धता के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई, जब आप बोलेंगे तभी तो पता चल जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं वह शुद्धता हो रही कि नहीं हो रही भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से, थोड़ा बहुत रखते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का जो अनुभव है समाज परिवार से ही प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चे, परिवार, समाज प्रथम पाठशाला माना जाता है। बच्चे का परिवार या समाज क्या होता है? बालक का प्रथम पाठशाला माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चों को भाषा का ज्ञान परिवार और समाज से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आइए नोट कर लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सस्वर, व्यक्तित्व, मौन या सामूहिक की बात करेंगे। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की जो आवश्यकता कहलाती है वह आपका कौन सा कहलाएगा? व्यक्तित्व की बात करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्यक्तित्व की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी कौशल के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयास का विशेष महत्व होता है, या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास के बिना सीखना संभव ही नहीं।
जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आप डेली क्लासेज अटेंड नहीं करेंगे तो कोई आपको दूसरा नहीं सिखा सकता है। हमें खुद ही सीखना पड़ेगा, हमें खुद ही, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अभिप्रेरणा से भर देना है, तैयारी जारी रखना है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जी हाँ, आप एक शिक्षक हैं, आप एक भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है भाषा सिखाना है तो आप क्या करेंगे? सभी जानते हैं इस प्रकार के बच्चों को भाषा सिखाना जो होता है वह अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, 19वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका बताना है। जी हाँ, व्याकरण आधारित संरचनाभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना या संवाद अदायगी की बात करेंगे। देखिए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है तो संवाद अगर अदायगी हो रहा है तो ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास प्रभावी तरीका है, बातचीत करना और अपने अनुभव का वर्णन। लेकिन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास जो होता है यह सबसे कम प्रभावी तरीका होगा मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना, निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके हैं। लेकिन आपका जो हम ऑप्शन नंबर की फर्स्ट की बात करें, व्याकरण आधारित संरचना, ये कम प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्धवर्तनी, सुलेख, सुतलेख या आशु भाषण। मौखिक अभिव्यक्ति पूछा जा रहा है तो आशु भाषण जो है मौखिक अभिव्यक्ति होता है। ये आशु भाषण है क्या चीज़? ये कौन सा जानवर है भैया? चलिए इस जानवर को देख लेते हैं। हमारे घर गांव में कहते हैं ना, ये कौन सा जानवर आए, हम तक कबहू न देखें जानवर का। ठीक है, चलिए, तो आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आशु भाषण भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है। जी, जो भाषणकर्ता होता है उसके ठीक पूर्व थोड़ा समय पहले ही उसको विषय बताया जाता है और से सभी लेखन संबंधित होता है। तो आशु भाषण आपने समझ लिया होगा, बस थोड़े समय में ही उस टॉपिक को बताया जाता है, उस विषय को बताया जाता है, उसे ही आशु भाषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न है, लहराता हुआ प्रश्न आया है, उजाला लेकर प्रश्न आया हुआ है और आपका फीडबैक का इंतजार कर रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। देखिए, बोलना, सुनना, लिखना और आपका जो तीसरा आता है वो होता है पढ़ना, लेकिन यहाँ पे हंसना नहीं आता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा के संबंध में 4 प्रमुख कौशल आते हैं, लिखना अर्थात लेखन कौशल, सुनना अर्थात श्रवण कौशल, बोलना अर्थात मौखिक कौशल, पढ़ना अर्थात कौन सा होता है, पठन कौशल होता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, पढ़ने का जो प्रारंभ है वह वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से, कविताओं से या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। एग्जाम को फतेह करना है तो यहाँ पर आपको कमेंटेड बनना पड़ेगा। तो पढ़ने का जो प्रारंभ है वह अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान देना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक क्या होता है? अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये उनको क्रियाशील बनाना होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, बालकों को लिखना सिखाने से पहले जो आवश्यक होता है वह लेखन संबंधी जिज्ञासा। देखिए, जिज्ञासा अपने आप में क्या होता है, एक पॉजिटिव शब्द होता है, जिज्ञासा करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये क्या होता है, पॉजिटिव शब्द होते हैं, पॉजिटिव ऑप्शंस को ढूंढिएगा। तो अगर हमसे उत्तर या प्रश्न का उत्तर नहीं बन पा रहा हो तो फिर ऑप्शंस को हम देखते हैं, प्रश्न हमारा कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ऑप्शंस को देखते हैं और ऑप्शन में लिखे हुए शब्दों और अक्षरों को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का स्क्रीन पर है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपनी अनुभवों को लिखना, शुद्धलेख, पाठ आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना या सुंदर लेख के अभ्यास की बात करेंगे। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए जो सबसे बेहतर विधि मानी जाती है वह अपने अनुभवों को लिखना, क्योंकि अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपना अनुभव खास तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल का जिक्र हो चुका है, बोलना लिखना है, सुनना बोलना है, पढ़ना लिखना है या सुनना पढ़ना होता है। सभी कमेंट कीजिएगा
और इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे, संभावित प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। तो भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल का जिक्र हुआ है तो वह होता है बोलना और लिखना, बात से बोलना, ला से लिखना, ये भी आपको ध्यान देना। ठीक है, भाषा का अव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। लिखित भाषा का प्रयोग जो होता है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, या अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो लिखित भाषा का जो प्रयोग है आप सभी जानते हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों तथा अन्य समस्त प्रकार क्रियाकलाप को लिखित रूप में अभिव्यक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, निबंध लेखन, पत्र लेखन, वाद विवाद या नाट्य की बात करेंगे, सभी बताइएगा। तो लिखित अभिव्यक्ति का जो साधन होता है वह निबंध होता है, पत्र भी होता है, नाटक होता है, लेकिन वाद विवाद ये हमारा, ठीक है, लिखित का नहीं होता, ये फिर मौखिक कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? तो हिंदी भाषा की कक्षा में एक जो है बालिका जो है लिखने संबंधी या कठिनाई अनुभव कर रही है, तो वह किस समस्या से पीड़ित है, किस समस्या से संबंधित है? डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया, सही बताइएगा। डिसलेखिया। आपको पता है अक्षमता से एक प्रश्न जरूर आता है, और अक्षमता संबंधित हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर दे दिया जाएगा, जरूर देखिएगा। लगभग आधे प्रश्न कंप्लीट भी कर चुके हैं, और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा? डिसग्राफिया। लिखने समय जो होता है वह क्या होता है? डिसग्राफिया। और ये पता है कि ग्राफ बनाना हो तो लिखना पड़ता है, तो ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित, ये भी आपको नोट कर लेना है। और जो डिसलेक्सिया बीमारी होती है वह पढ़ने से संबंधित होती है, और डिसकैल्कुलिया जो होती है वह गणना से संबंधित होती है। ये 3-4 ऐसे आपके बीमारी हैं, या हम इनको क्या किस नाम से जानते हैं, सभी लोग बताइएगा? अक्षमता के नाम से जानते हैं। तो इनसे एक या कभी कभी 2 भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? देखिए, लेखन कुशलता में विकास करना हो तो आंखों देखी घटना को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, अधूरी कहानी को पूरा करना ये भी है, लेकिन प्रतिलिपि होता है। प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी। लेखन कुशलता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है फोटोकॉपी करना। भाई जो कि लिखा हो उसी को उतार लेना, ये लेखन कुशलता सब होगा। लेकिन अगर आप अधूरी कहानी को पूरा कर रहे हैं, आप कहानी, कविता को आदि सृजनात्मक लेखन कर रहे हैं, मतलब क्रिएटिविटी अपने से कुछ लिख रहे हैं, और आंखों देखी घटनाओं को लिख रहे हैं, यानी अपने आंखों को देख रहे हैं लेकिन सोच कर आपको लिखना पड़ेगा, वो होता है लेखन कुशलता का विकास। लेकिन फोटोकॉपी उतार लेना ये नहीं होता है, सबसे कम होगा वैसे। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगर सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है तो वह किससे ग्रसित होता है? तो पढ़ने संबंधी हम बता ही चुके हैं आपको कौन होता है। पढ़ने संबंधी में डिसलेक्सिया होता है, लिखने संबंधी में डिसग्राफिया होता है, गणना में आपका डिसकैल्कुलिया होता है। ठीक है, और डिस्थीमिया एक मानसिक प्रकार का अवसाद कहलाता है, जो डिस्थीमिया होता है। अगला लिखना जो होता है साथियों, वह एक तरह की बातचीत है। बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हम लिखते हैं तो एक प्रकार से बातचीत ही होता है। अगर अपने से लिख रहे हैं, अपनी सोच से सृजनात्मकता रूप में लिख रहे हैं, अधूरी कहानी को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखना है मतलब बातचीत करना ही होता है। जब आप बातचीत करेंगे उस टॉपिक पर तभी आप लिख पाएंगे। चॉम्स्की मतानुसारम, हिंदी में और संस्कृत में चॉम्स्की के सिद्धांत से एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे हम हिंदी भाषा की बात करें चाहे संस्कृत भाषा की बात करें, भाषा में चॉम्स्की का जिक्र जरूर होता है। तो चॉम्स्की के अनुसार जो है भाषिक क्षमता जो है विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि होता है, ये भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। तो चॉम्स्की के अनुसार जो है जो भाषिक क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। डी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लें। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, और इस प्रश्न का अगर आपने जवाब दे दिया, फीडबैक दे दिया, मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल लाजवाब चल रही है। साथियों, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? श्याम पढ़ पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं, 2-2 समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, पाठ पुस्तक के देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं, या हम बात करेंगे पाठ पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं। सभी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? तो वास्तव में लेखन हो रहा है 2-2 समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से खाली स्थान अक्षर बोध की कौन सी विधि नहीं है? देखिए, शब्द, वाक और वर्ण, ये तीनों विधियां जो होती हैं अक्षर बोध की विधियां कहलाती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विधि नहीं होती। क्यों नहीं होती है?
प्रत्यक्ष विधि जो होती है द्वितीय भाषा शिक्षण में उपयोगी विधि होती है, जबकि शेष आपकी दी गई है वर्ण, शब्द और वाक्य विधि, यह कहलाती है अक्षर बोध की विधियाँ। ठीक है, तो अक्षर और द्वितीय भाषा शिक्षण उपयोगी विधि हमारी कहला जाती है प्रत्यक्ष विधि। अक्षर बोध से संबंधित आपकी नहीं, बाकी वर्ण, शब्द, वाक्य ये अक्षर बोध से संबंधित हो जाती हैं। खाली स्थान, वाणी खाली स्थान होती हैं, लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ से बदलती रहती हैं, तो वाणी अस्थायी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बदलती रहती हैं। प्रश्न पर हमारा उत्तर दीजिएगा। बदलना मतलब भैया स्थायी तो नहीं होगा, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर दाएं बाएं, ठीक है, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी ईस्ट, कभी ठीक है वेस्ट, तो स्थिर नहीं है, मतलब वह क्या हो जाएगा, अस्थायी कहला जाएगा, अर्थात हमारा अस्थायी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी आपका स्किनर महोदय जी हैं, चॉम्स्की महोदय जी हैं, वाइगोस्की हैं, जीन पियाजे जी की। इस प्रश्न को टॉप क्लास में हम वीवीआईपी पे रखेंगे। जी हाँ, जो वीवीआईपी होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉप प्रश्न को इस पर रखेंगे, या कह सकते हैं अभी तक के प्रश्नों का टॉप क्लास का प्रश्न। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में जो अग्रणी माने जाते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चॉम्स्की कह सकते हैं, कोई कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, वाइगोस्की की बात करेंगे, क्योंकि भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में वाइगोस्की अग्रणी है। अर्थात आशय है कि भाषा विकास से संबंधित सिद्धांत किसने दिए हैं, वाइगोस्की ने दिए हैं। स्किनर का कहना है, स्किनर का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है, वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, और जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये तीनों, तो क्रिया प्रसूत स्किनर, सामाजिक शब्द आए तो इस वाइगोस्की का जिक्र होता है, और संज्ञानात्मक शब्द आए जीन पियाजे जी का जिक्र होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। द्विभाषिक बच्चे जो होते हैं खाली स्थान विकास, सामाजिक सहिष्णुता और खाली स्थान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित, संक्रियात्मक केंद्रित या संज्ञानात्मक सीमित की बात करेंगे। दो ऑप्शंस आपको फ्लिप करना है, एक इस डब्बे में करना है और दूसरा इस डब्बे में करना है। तो द्विभाषिक जो बच्चे होते हैं, से बताइए क्या होते हैं, जो द्विभाषिक बच्चे होते हैं वे क्या होते हैं, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और आपकी विस्तृत चिंता में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिख रही है, तो एक भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पर दिए गए। भाषा के शिक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, और उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। बी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। ठीक है, प्यार से समझाना है बच्चों को अच्छे तरीके से, क्योंकि प्यार की भाषा बच्चे अक्सर समझते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे, हम सबके बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। हमारे आसपास ऐसा कौन सा फूल है जिनकी बहुत तेज महक है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य होता है। अपने बच्चों से कहते हैं आपके, ये सोचिए हमारे आसपास जो फूल होते हैं उनकी बहुत तेज महक है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो ऐसा करना क्या कहलाएगा। ऐसा करने से क्या होता है साथियों, पाठ को अपने अनुसार, अनुभव अनुसार संसार से जोड़ने के अवसर देना, बहुभाषिकता को पोषित करना। एक बहुभाषिकता को पोषित भी कर रहा है और अवसर भी दे रहा है, तो हमेशा दो दो जब पॉजिटिव शब्द आ गए हैं आपके ऑप्शंस पर तो सही होना ही होना है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या किससे संबंधित हो जाएगी। डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, दृष्टिबाधित या डिसलेक्सिया। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, तो ऐसी जो कठिनाई कहलाती है वह कहलाती है, सभी लोग लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया कहलाता है। ठीक है, क्या होगा, लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया। और ये सारे प्रश्न टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आगामी एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न भी हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली कहलाती है वह समवाय प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली या आगमन निगमन प्रणाली कहलाती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त जो प्रणाली कहलाती है वह आगमन निगमन प्रणाली कहलाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जो जुड़ी ध्वनियाँ होती हैं निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, मूर्त होती हैं या अमूर्त होती हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, प्रत्येक भाई बहन, टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, प्रिपरेशन बरकरार है, अभ्यास सर्वोपरि है। तो पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी जो ध्वनियाँ कहलाती हैं वह निरर्थक होती हैं। क्यों होती हैं? देखिए, सर्वप्रथम बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ निरर्थक होती हैं क्योंकि सर्वप्रथम बच्चों को भाषा सिखाने के लिए उन्हें वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन का ज्ञान कराना चाहिए। इसके बाद लिपि का ज्ञान और उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे निरर्थक की बात करेंगे। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो बच्चों की भाषा के संबंध में हमें कथन को चुनना है कि बच्चे की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियाँ होती हैं, बच्चों की भाषा में नियम और व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों की भाषा तार शैली में होती रहती है, बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड और पुरस्कार आवश्यक है। तो साथियों, बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? सभी जानते हैं, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? भाषा नहीं जानते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों के पारंगत होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि वो केवल भाषा केवल बोलते हैं, लेकिन उसका व्याकरणिक ज्ञान उनको नहीं होता है। और बच्चों को विद्यालय में वर्णमाला तथा भाषा का व्याकरण सिखाया जाता है और उच्चारण का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद ही बच्चे भाषा के सभी कौशलों से पारंगत होते हैं, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। सुरभि अक्सर अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे? यानी ऐसे कुछ शब्द होते हैं, अंगा, अड़ा, अइया, ऐसे शब्दों क्या कर रही है सुरभि, एक बालिका है जो क्या कर रही है, गलत तरीके से उच्चारित कर रही है। तो गलत तरीके से उच्चारित कर रही है, अर्थात उसे ई वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास कराना चाहिए, अंगा वाले। ठीक है, तो यदि कोई बच्चा विशेष वर्ण वाले शब्दों को उच्चारण गलत तरीके से करता है तो उस समस्या से निवारण हेतु दो चरण होते हैं। पहला, ऐसे शब्दों का शुद्ध उच्चारण बच्चा सुने, या दूसरा, ज्यों का तो दोहराकर अधिकतम या अधिकतम प्रयास करे। तो इस आशय की अधिकतम पूर्ति हमारी हो रही है, उसे अंगा वाले शब्दों की सूचना से पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास कराना चाहिए। तो यहाँ पे जो अंगा होगा, अइया नहीं है। ठीक है, तो अंगा, क्योंकि अंगा शब्द का दे दिया गया तो अंगा ही शब्द की बात होगी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? पढ़ने में प्रवाह, विराम चिन्हों का ज्ञान, अर्थ का निर्माण या वर्णों की पहचान होती है। तो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर पढ़ने संबंधी क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से देखा जाए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है अर्थ का निर्माण। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को फीडबैक करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न आ चुका है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता बताना है। क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है? आगमन विधि की विशेषता आपको बताना है व्याकरण शिक्षण की। तो सभी को पता है आगमन विधि में उदाहरण की बात चिक होता है, तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना ही होता है। अगर निगमन होता तो पहले नियम बताना। ठीक है, तो दोनों अपने आप में अपोजिट है, अपने आप में विलोम है, दोनों को समझ लेना है और बेहतरीन फीडबैक करना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा? वह होगा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। समावेशी कक्षा की बात करें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा के शिक्षक रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझ आना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो साथियों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा के शिक्षक रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। और आप जानते हैं अधिक से अधिक अवसर देना अपने आप में पॉजिटिव माना जाता है, सकारात्मक शब्द माने जाते हैं, शब्द सकारात्मक हमारा ऑप्शन हो जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 51 नंबर क्वेश्चन से आपका लगभग 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहा जाता है? केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए, या संदर्भ परक
प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए। आप सभी बताइए मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु आप लोग, तो भाषा के व्याकरण की समझ को जो है किससे मापना चाहिए? तो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि देखिए संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आकलन करने से क्या होता है, व्याकरण की समझ होती है, जबकि लघुत्तर, वस्तुनिष्ठ और संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न हम वीवीआईपी के टॉप क्लास में रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त क्या नहीं होता है? तो आगमन प्रणाली, निगमन, ये तो दोनों उपयुक्त है। साथ ही साथ आपकी अव्यकृत प्रणाली भी उपयुक्त होती है। कक्षा अभिनय प्रणाली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कक्षा अभिनय प्रणाली जो होती है वह व्याकरण शिक्षण के लिए नहीं मानी जाती। ठीक है, आगमन प्रणाली व्याकरण शिक्षण हेतु ये उपयुक्त हमारी मानी जाती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न। राधिका अक्सर लड़का को लका कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। तो किस ओर संकेत करता है कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती है, राधिका के लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता है, राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या राधिका के विचारों की तेज गति है और उसकी लेखन चल नहीं पाती है। तो राधिका अक्सर लड़का को लका मतलब क्या कर रही है? राधिका ध्यान से लिख नहीं रही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि राधिका अक्सर लड़का को लका लिख रही है, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिख रही है। ऐसी गलतियां जो होती हैं इस ओर संकेत करती हैं कि राधिका ध्यान से नहीं लिख रही है, तो कुछ शब्दों को छोड़ रही है, अर्थात वह जो राधिका है वह ध्यान से नहीं लिख रही है। अगला, कक्षा में बहुत या कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक हैं, आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आपकी कक्षा के बच्चे क्या करते हैं? लिखते समय वर्तनी पर गलत प्रयोग करते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्धि माहौल का निर्माण करेंगे। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सटीक हो जाएगा। अगर आपको डाउट है, आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता जो है अक्सर अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती, तो आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न को अंगा से संबंधित हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्वयं अंगा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समझ प्रस्तुत कर धैर्यपूर्वक बोलने का उसे अभ्यास कराएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया साथियों कि कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है। कक्षा 1 के बच्चों की बात करेंगे तो आप उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, आप उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, आप उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे या उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। देखिए बच्चे हैं और पहली कक्षा के बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें सीधी रेखा में लिखकर बताएंगे, बच्चों से बोलेंगे बच्चों का अगर लिखना है तो ऐसे लिखना है। कई बच्चे का को ऐसे लिख देते हैं, कभी बच्चे एक का को ऐसे लिख देते हैं फा की तरह। ठीक है, तो उनको लिखकर अच्छे तरीके से बताना है, सीधी रेखा में लिखना है और फिर बच्चों को बोलना है इसी तरह आपको आगे भी लिखना है। तो बच्चे क्या धीरे धीरे अभ्यास करते हुए बच्चा सीख जाता है। अगला प्रश्न, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनयना अक्सर सा को सा कहती है, मतलब सा सरौता वाली सा को सा शरीफा वाला सा कहती है। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो बहुत ही सिंपल साधारण सी बात है, भाषा के शिक्षक है मतलब क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त अवसर समय देना चाहिए। कभी कभी क्षेत्रीय भाषा का सुधार हो जाता है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा का भी अंतर होता है। ठीक है, गोमती सा को सा बोलती है, अब ये सा शरीफ वाले को सा सरौता बोलती है, आप उसको टोकते नहीं हैं, तो सहज अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं, परंतु चिंतित भी हैं किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। तो आप क्या करेंगे? सभी लोग बताइए, क्या वही करेंगे? बिल्कुल, सा को सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने को अनेक अवसर देंगे। अवसर वाला शब्द हमेशा देखिएगा, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो बच्चे को पहले अवसर देना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिए। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि आशुभाषण का अर्थ क्या होता है? हम आपको बता भी चुके हैं इसके बारे में। विषय को एक दिन से पहले बता देना, विषय पर चर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना या विषय को रट कर बोलना। इसको आशुभाषण का हम ऑप्शंस पर जिक्र कर चुके हैं, डिटेल के साथ आपको बताया भी था। अगर आपने प्रश्नों को अच्छे तरीके से श्रवण किया है, अपने माइंड पर स्टोर